माय डियर फ्रेंड, सीयूटी की तैयारी करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना जरूरी है। जो भी आपके सिलेबस में है, सिलेबस का हर एक यूनिट के हर एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि सीयूटी का एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड और होंगे एमसीक्यूज़। इसका मतलब होता है टाइम कम होता है, 1 घंटे में 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो खुद सोचिएगा कि आपको कितना ज़्यादा परफेक्ट तैयारी करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे अच्छी बात और सबसे पॉजिटिव बात यही है कि सीयूटी के एग्ज़ाम का कोर्स वही है जो आपका क्लास 12 का था, बिल्कुल चेंज नहीं किया। थोड़ा वो जो चेंज था वो सीयूटी ने इस बार बिल्कुल पूरी तरीके से आपके फेवर में कर दिया गया था। पहले जो सीयूटी का पेपर था वो पैटर्न था सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। इसका मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और माइक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा पार्ट था। लेकिन 2025 के सीयूटी का जो सिलेबस आया, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको केवल और केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना होगा। दोनों के वो सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए जो कि क्लास 12 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सीयूटी की तैयारी की। आपका डोमेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। यूनिट नंबर 1 वेस्टर्न अर्थशास्त्र का परिचय, कंप्लीट नोट्स, उसके बाद एमसीक्यूज भी होगा, रिवीजन सीरीज भी होगा, प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा। लेकिन यूनिट टू यूनिट हर एक कॉन्सेप्ट को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, विद नोट्स बताऊंगा। हर एक वो चीज़ जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सब चीज़ों की बात हम करेंगे। बने रहिएगा मेरे इस सीरीज का सीयूटी यूजी 2025 की तैयारी करने के लिए, ताकि आप इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम स्कोर कर सके। बच्चे कहते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए हर कोई है, तो भैया ध्यान में रखना, हिंदी मीडियम के लिए द इकोनॉमिक्स गुरु है हमेशा आपके साथ आपके एग्जाम तक। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय में जिसे सबसे पहले आपको पढ़ना है अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र को अगर हम पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के 2 घटक होते हैं। इसके अंदर 2 शब्द है, एक है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन, धन यानी कि वेल्थ। ठीक है, और जबकि शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। इसका मतलब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ बन जाता है धन का अध्ययन करना, और जिसको सिग्निफाई किया था प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। और उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने 1776 में 1776 में एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, और इस बुक में जो है धन संबंधी विचारधारा को रखा, और इसके बाद से ही इनको अर्थशास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिए, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र के पिता कौन है, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र जो है वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक का प्रकाशित की गई 1776 में, बुक के लेखक कौन है, प्रोफेसर एडम स्मिथ। ये सब चीज़ आपको प्रॉपर हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद अर्थशास्त्र का अगर बेसिक मीनिंग की बात करते हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, सीमित साधनों की सहायता से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने संबंधित सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मानव की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के माध्यम से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित क्रिया होती है। जब हम अर्थशास्त्र के अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, तो अर्थशास्त्र के अर्थ को अलग अलग समय में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग हिसाब से समझाया। तो इसको 4 ग्रुप में बांटा जाता है। सबसे पहली विचारधारा आई थी धन संबंधी विचारधारा। इसके प्रमुख कौन थे, एडम स्मिथ, जेबी से पीगू। प्रोफेसर मार्शल आए कल्याण संबंधी विचारधारा लेकर। उसके बाद रॉबिन्सन का विचारधारा को बोलते दुर्लभता और सीमितता संबंधी विचारधारा। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसके बाद प्रोफेसर सैमुअल्सन ने जो विचारधारा दिया उसको बोलते हैं विकास संबंधी विचारधारा, और इसी विचारधारा के कारण बाद में उनको नोबेल पुरस्कार की भी प्राप्ति हुई। अब बात करेंगे अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की शाखा है। अर्थशास्त्र एक बहुत ही बृहद शास्त्र है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य से संबंधित सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और हमें पता है आर्थिक क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, एक विस्तृत क्षेत्र है। तो ऐसे में अर्थशास्त्र के अध्ययन के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, और इस 2 वर्गों में बांटने वाले अर्थशास्त्री के थे नॉर्वे के अर्थशास्त्री प्रोफेसर रैगनर फ्रिश। नाम दे रखिएगा, रैगनर फ्रिश ने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। एक का नाम दिया व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे का नाम रखा गया समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, अब बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, क्योंकि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो और दूसरा वर्ड है इकोनॉमिक्स। माइक्रो जो बना है एक ग्रीक वर्ड से, कौन से वर्ड से,
ग्रीक वर्ड से ग्रीक शब्द है, और जो ग्रीक शब्द है वो है मिक्रोज, MIKROS, मिक्रोज। और मिक्रोज का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। और जबकि इकोनॉमिक्स का अर्थ तो आप पढ़ ही चुके हैं, अर्थशास्त्र का, कि आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना। इस प्रकार से अगर हम इन दोनों को अगर हम एक साथ लेके आते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म एवं व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करना, व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। इस प्रकार से हम यूँ समझें, इसके शाब्दिक अर्थ की जगह विस्तृत अर्थ को समझिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत और सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करती हैं, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म। एक उपभोक्ता किस प्रकार से बिहेव करता है, मांग क्या है, एक उत्पादक किस प्रकार से बिहेव करता है, पूर्ति से संबंधित लाभ कैसे अर्न किया जाता है, किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, बाजार किस प्रकार से क्रियाएं करती हैं, बाजार के रूप कैसा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की बारे में बात करें, देखिएगा किसी भी विशेषताएं उसके अर्थ से जुड़ी होती हैं। अगर आप उसकी मीनिंग और अर्थ को समझ जाएंगे तो विशेषता ऑटोमेटिक समझ जाते हैं। तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंतर्गत अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है। और नंबर 3, इसके अंतर्गत किसी वस्तु की व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा। यही व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बोलते हैं स्कोप। यहाँ पर बहुत सारे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन करने की दृष्टि से समझे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है मांग किसे कहते हैं, मांग फलन क्या है, मांग की लोच, उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार से होता है, उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करती हैं। फिर है उत्पादन का सिद्धांत, इसके अंतर्गत उत्पादन क्या है, उत्पादन फलन किसे कहते हैं, उत्पादन संतुलन क्या होता है, लाभ आगम विश्लेषण क्या होता है, पूर्ति क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। फिर एक कीमत निर्धारण सिद्धांत, इसके अंतर्गत किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, चावल, आटा, दाल, कोई प्रकार की वस्तु हो, सेवा हो, उसकी कीमत निर्धारण किस प्रकार से तय होता है, कौन करता है, उसके पीछे कौन कौन से कारक होते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। साधन कीमत, साधन का मतलब होता है उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो उन साधनों का प्रयोग करने के बदले कुछ तो पेमेंट करेंगे, तो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के बदले में उस दिया गया जो प्रतिफल है उसको बोलते हैं साधन आय या साधन भुगतान। तो साधन भुगतान कैसे होगा, उन साधनों की कीमत का निर्धारण कैसे होगा, जैसे मजदूरी कैसे निर्धारित की जाएगी, ठीक है, किराया कैसे निर्धारित किया जाएगा, ब्याज का निर्धारण कैसे होगा, इन सब चीज़ों का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, क्या प्रयोग है? व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। आर्थिक समस्याओं के निर्णय से संबंध सहायक होता है। आर्थिक नीति के निर्धारण में व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियाँ जो बनाई जाती हैं एटलीस्ट वो व्यक्तिगत रूप से लोगों को इफेक्ट करती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके आर्थिक निर्णय में सहायता प्रदान करता है। व्यावहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यावहारिक होता है, व्यक्तिगत होता है, लोगों से डायरेक्टली जुड़ा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली के ज्ञान में सहायक होता है, राजस्व में उपयोगी होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग प्रदान करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रबंध संबंधी निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण की सीमाएं। अगर हम किसी चीज़ के महत्व की बात करते हैं, गुण की बात करते हैं, तो अवगुण भी उसके साथ कहीं ना कहीं निकल के आ जाता है। तो अवगुण क्या होता है, मतलब दोष। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम सब कुछ कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था के अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें कुछ कमियां हैं। कौन कौन सी कमियां, उनकी बात करेंगे। ये अर्थव्यवस्था के अधूरा चित्र प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था सबको मिलकर बना है। तो यहाँ पर अगर हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो अर्थव्यवस्था की जो समूह है, अर्थव्यवस्था की सामूहिक इकाइयाँ वो कहाँ जाएंगी। दूसरा, ये वास्तविक मान्यताओं पर आधारित नहीं है, अवास्तविक माना, ये थोड़ा गलत हो गया, अवास्तविक। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति रोजगार परक है, जबकि हम सबको पता है कि 100% लोगों को रोजगार मिल पाना पॉसिबल नहीं है। कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए अनुपयुक्त होती हैं, जैसे हम कहते हैं बचत आवश्यक है, ठीक है,
लेकिन एक बार में एक ही समय में देश के सभी नागरिक बचत करने लगे तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। ठीक है, लोगों को अपनी ज़रूरत के साथ पैसे निकालना चाहिए, लेकिन एक ही दिन में एक ही साथ सभी लोग बैंक में जाके पैसे निकालना लगे तो वो सही नहीं है। इसका मतलब कुछ विशेष समस्याओं के लिए अनुपयुक्त है, ये अध्ययन नहीं कर सकता। मुक्त व्यापार के विचार पर आधारित है। मुक्त व्यापार इसके अंतर्गत कहा जाता है सरकार का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, जबकि बिना सरकार के अर्थव्यवस्था प्रचलित नहीं हो सकती। निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्तिगत रूप से सही है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही बिल्कुल नहीं हो सकता, ध्यान में रखना। ठीक है, कैसे? जैसे एक व्यक्ति के लिए किसी वस्तु का कीमत का कम होना सही होता है, लेकिन अगर सभी वस्तु की कीमतें कम होने इसमें मंदी की स्थिति आ जाएगी, अर्थव्यवस्था के लिए वो सही नहीं है। अब ये तो हो गया। अब बात करेंगे आर्थिक समस्या की। आर्थिक समस्या कैसे? हमें सबको पता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, जबकि उसको पूरा करने के लिए उसके बाद जो साधन है वो असीमित है। तो साधन सीमित है और लोगों की आवश्यकता असीमित है। तो सीमित साधनों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपनी मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, जो कि पूरा नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जो सीमित साधन है उनको जब प्रयोग करने जाते हैं तो प्रयोग करने के बहुत सारे विकल्प हमारे सामने हैं। जैसे हमारे पास 100 रुपये है तो 100 रुपये बाजार जाएंगे, 100 रुपये में हम बहुत सारी नहीं लेकिन 100 रुपये से हम कई सारी चीज़ों को अदल बदल कर खरीद सकते हैं। तो ऐसे में साधन सीमित है, लेकिन उस सीमित साधनों के कई सारे प्रयोग के विकल्प मौजूद होते हैं। तो कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाए? सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना पड़ता है, जिनको चुनाव की समस्या के नाम से जानते हैं। और चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या होती है, और ये सबके साथ होता है। जब तक साधन सीमित होते हैं तब तक हमें चुनाव करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम 1000 रुपये लेके मॉल में गए कोई सामान खरीदने, तो 1000 रुपये में हम देखते हैं हमारे पास सामने लॉट ऑफ मटेरियल्स है और हमारी आवश्यकता बहुत सारी है, तो हम 1000 रुपये में सबको नहीं खरीद सकते, लेकिन 1000 रुपये सब में से कुछ ना कुछ तो खरीद ही सकते हैं। तो वो कुछ क्या खरीदें, हमें सोचना पड़ेगा, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हों, जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हों। यही हमारी समस्या है, चुनाव की और आर्थिक समस्या है। अब ये समस्या उत्पन्न ही क्यों होती है? अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है, सबसे पहला है लोगों की आवश्यकता असीमित होती है, इसलिए चुनाव करना पड़ता है। किन आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करें? आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। सीमित और दुर्लभ संसाधन होते हैं, साधनों के विभिन्न वैकल्पिक प्रयोग मौजूद होते हैं और उन सभी विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ चयन का चुनाव करना होता है, इसीलिए आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। क्योंकि अर्थव्यवस्था में भी साधन सीमित है और अर्थव्यवस्था में बहुत सारे नागरिक रहते हैं, सबकी आवश्यकताएं एक बार में पूरी कर पाना असंभव है, क्योंकि सभी लोगों की आवश्यकता अलग अलग होती हैं। किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को अच्छा खाना चाहिए, किसी को घूमने फिरना है, किसी को जो है एजुकेशन चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को अच्छे रोड चाहिए, पार्क चाहिए। एक ही बार में सबकी आवश्यकता पूर्ण करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सरकार को भी चुनाव करना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या किया जाए। तो ऐसे में सरकार द्वारा लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कई सारे समस्याओं से निपटती है, जिनको 3 प्रमुख कैटेगरी में बांटा गया है। जिसे क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये पहली समस्या है। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब ये तीनों समस्या का अपना अपना महत्व है। इसमें सबसे पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए और कितने उत्पादन किया जाए। वास्तव में ये क्या उत्पादन किया जाए समस्या ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में लोगों की किन समस्याओं को सबसे पहले पूरा किया जाए। मतलब जो अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में से हमें ऐसी समस्याओं को चयन करना है जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। इसका मतलब समस्याओं में से चुनाव करना है। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोगों की आवश्यकता क्या है। लोगों की आवश्यकता पूरा होने के बाद दूसरा पॉइंट आता है लोगों की आवश्यकता कितनी मात्रा में पूरी की जाए, क्योंकि अनलिमिटेड वे में तो पूरा नहीं कर सकते, एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितनी मात्रा में, इन दोनों का यहाँ पर सवाल का जवाब ढूंढा जाता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आता है उत्पादन कैसे किया जाए। हमें पता है लोगों को किन चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन उस आवश्यकता की पूर्ति हम कैसे करेंगे हम ये बताते हैं कि उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए ये उत्पादन के तकनीक के चुनाव के बता है कि उत्पादन का तरीका, तकनीक मतलब उत्पादन करने का तरीका क्या होगा,
वे ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, और उत्पादन की तकनीक जो है दो प्रकार की होती हैं, एक है श्रम प्रधान, दूसरा है पूंजी प्रधान। श्रम प्रधान तकनीक ये बताता है कि हम जो है समाज में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पादन करते हुए उत्पादन की प्रक्रिया को पूर्ण रखेंगे, जबकि पूंजी प्रधान तकनीक रखता है कि हम पूंजी का प्रयोग करते हुए उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने पर बल देंगे, और ये रोजगार प्रत नहीं होता है, और यहाँ पर उत्पादन की मात्रा कम होती है बस रोज। तो इन दोनों में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था को फायदा मिले और उत्पादन भी मिले, और दोनों में से दोनों का संयोजन भी बैठा सकते हैं, दोनों में से किसी एक का चुनाव भी कर सकते हैं। जब हमें उत्पादन की तकनीक का पता चल जाता है, फिर होता है उत्पादन किसके लिए किया जाए। मतलब उत्पादन किया है, अब उत्पादन जो हमारे सामने है वो लोगों तक समान रूप से पैसे किया कैसे पहुंचाया जाए, और ये जो है वितरण से संबंधित समस्या है। ठीक है, पहली समस्या है चुनाव का, दूसरी समस्या है तकनीक की, और तीसरी समस्या है वितरण की, जिनकी वास्तव में जिनको जिस वस्तु की आवश्यकता है उस तक कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये समस्या दो प्रमुख है, व्यक्तिगत वितरण किस प्रकार से और कार्यात्मक वितरण कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी है क्या, देखिए जब भी उत्पादन प्रक्रिया जारी की जाती है तो उत्पादन करने के लिए हमारे पास साधन सीमित होते हैं, तकनीक भी एक समय पर निश्चित होती है, तो हम सीमित साधनों के माध्यम से जो भी उपलब्ध तकनीक है उसके प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर हम ये मान के चलते हैं हम दो वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं, तो अर्थव्यवस्था में सीमित साधनों से अगर दोनों वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना चाहे नहीं बढ़ा सकते, तो दो वस्तुओं के उत्पादन के सभी संयोगों को प्रकट करने वाली वर्ग की हम अपने साधन और तकनीक के माध्यम से दो वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार से करते हैं, और उत्पादन के विभिन्न संयोगों को जिससे वक्र के माध्यम से दर्शाते हैं उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ध्यान में ये रखना है कि एक बार में दो वस्तु का उत्पादन करने के लिए अगर एक की मात्रा को बढ़ाना है तो दूसरी की मात्रा को कम करना पड़ेगा, क्योंकि साधन सीमित है। हम दोनों को एक साथ नहीं बढ़ा सकते, एक को बढ़ाएंगे तो एक की मात्रा को कम करना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल है, हमें गेहूं का उत्पादन करना है जो कि उपभोक्ता वस्तु है, हमें मशीनों का उत्पादन करना है जो कि पूंजीगत वस्तु है। अगर हमें गेहूं की उत्पादन की मात्रा उत्पादन बढ़ाना है तो मशीनों की उत्पादन को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक कई सारे संयोग बन जाते उत्पादन के। जब इन सभी संयोगों को विकल्पों को हम इस वक्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो ये वक्र हमारा उत्पादन संभावना वक्र होता है। उत्पादन संभावना वक्र की सबसे बड़ी खासियत है ये जो एक प्रकार से गोलाकार आकृति का होता है और दोनों अक्ष को ये छूता हुआ होता है, और दोनों अक्ष को छूते हुए होने के कारण इसको बोलते हैं ये मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर ये झुका हुआ होता है। तो इसी कारण से इसकी विशेषताओं को पढ़ना आवश्यक है। जब आप उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता को पढ़ते हैं तो सबसे पहला है उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर होनी चाहिए। नंबर 2, उत्पादन साधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर कुशल प्रयोग नहीं करेंगे तो हम जो है संपूर्ण संयोग का प्रयोग नहीं कर सकते। उत्पादन की तकनीक पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन हुआ तो उत्पादन की मात्रा पर सीधा असर पड़ेगा। केवल दो वस्तुओं की उत्पादन की बात होनी है, क्योंकि जब संयोग दिखाया जाएगा दो वस्तुओं को संयोग दिखा सकते उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर इसकी विशेषताएं क्या है, उत्पादन संभावना वक्र जब भी बनाया जाता है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है और मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है, यानी कि झुका हुआ होता है। अब नेक्स्ट है अवसर लागत। अवसर लागत क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी एक वस्तु का उत्पादन को बढ़ाना है तो किसी दूसरी वस्तु की उत्पादन की मात्रा को कम करना पड़ेगा। तो अवसर लागत बताता है सर्वश्रेष्ठ उत्पादन विकल्प, कि अगर हमें एक वस्तु की उत्पादन बढ़ाने से ज़्यादा फायदा मिलता है तो दूसरे वस्तु की उत्पादन में कमी करनी चाहिए। क्यों? इससे हमारे उत्पादन और हमारे उत्पादन की सीमा उत्पादकता बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 8 घंटा काम करके 20,000 रुपये मिल रहा है, वहीं पर किसी ने ऑफर लिया कि आप हमारे यहाँ पर 10 घंटे काम करो तो बदले में हम आपको 35,000 रुपये देंगे, तो 2 घंटा आपको एक्स्ट्रा देने से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कि 2 घंटे के 15,000 और 8 घंटे के 20,000। इसका मतलब ये हुआ इस सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा हुआ, ये 10 घंटे वाला हुआ।
ठीक है, 8 घंटे में हमें कितना मिल रहा था 20,000, और 10 घंटे में 2 घंटा बढ़ा से 15,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का जब चुनाव करते हैं, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का जो मूल्य होता है उसी को अवसर लागत कहते हैं। सीधी सी बात है कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु की मात्रा में त्याग करना पड़ता है, और त्याग की इसी दर को हम अवसर लागत के नाम से जानते हैं। ये था आपका पहला यूनिट, और पहले यूनिट में से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को डिटेल से पढ़िएगा, और मेरे हर एक वीडियो का इंतजार कीजिएगा कि हर एक वीडियो आपके सीयूटी की तरफ मार्क्स को बढ़ाने की तरफ होगा। मैं चाहता हूं आपका परसेंटाइल ज़्यादा से ज़्यादा बना, और इकोनॉमिक्स जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे आपका परसेंटाइल उतना ही अच्छे से होगा। बने रहिए मेरे साथ, मेरे इस सीरीज़ को जरूर फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बोलिए कि द इकोनॉमिक्स ग्रुप के साथ अभी जुड़ जाए, क्योंकि तैयारी शुरू हो चुकी है। पेपर जब तक होगा नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू।